नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां आपको देखने, पढ़ने और समझने को मिलते हैं कल के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम 5 मई 2023 के अपने सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो बेझिझक उसको कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कोल माइनर्स डे, जो कि हमने बनाया 4 मई को। हमने कोल माइनर्स डे बनाया, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हर साल 4 मई को कोल माइनर्स डे हम मनाते हैं इन द ऑनर ऑफ कोल माइनर्स। जो भी लोग कोल की खदानों में काम करते हैं उनको बोलते हैं कोल माइनर्स। तो उनके राइट्स, उनको अवेयरनेस, उन्होंने उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं इन द फील्ड ऑफ कोल, तो उसके बारे में, उसको जानने के लिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए हम ये दिन बनाते हैं। लेट अस टेल यू अबाउट दैट। इन इंडिया भारत में ये कोल कब स्टार्ट हुआ था? कोल माइनिंग स्टार्ट हुई थी भारत में इन 1774 when John Sumner and Suetonis Grant Hathaway of the East India Company commenced commercial exploitation in the Raniganj coalfield along with the western bank of Damodar River। तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दो ऑफिसर्स थे, जॉन समनर एंड स्टोइनस ग्रांट हैथले, इन्होंने जो पहली दफ़ा जो है कोल माइनिंग के स्टार्ट किया था 1774 में। कहाँ पर? रानीगंज कोल फील्ड। The day of May 4 is significant as it commemorates as the day when the first underground coal mining in India was inaugurated at Raniganj, West Bengal in 1907। जो मई 4 है ये, हाँ, एज मई 4 को ही क्यों कोल माइनर्स डे मनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल माइनिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर। कहाँ पर? रानीगंज, वेस्ट बंगाल। 1907 में ये जो है स्टार्ट हुए थे। और पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? 1774। कहाँ पर वो हुआ था? वो भी रानीगंज में ही, वेस्ट बंगाल में ही स्टार्ट हुआ था। और इंडिया में 4 मई को क्यों बनाते हैं? क्योंकि 1907 में ये रानीगंज में पहली बार इनॉग्रेट हुआ था इंडिया के अंदर, फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल माइनिंग जो स्टार्ट हुआ था। इट रेजेज अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कर्स एंड एजुकेट्स देम अबाउट द राइट्स एंड बेनिफिट्स। देखिए, आप सबको पता है कि कोल माइनिंग जो है बहुत रिस्की काम है, उसके अंदर कभी भी जान जाने का खतरा है। तो उसके लिए जो हेल्थ है, सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट है, टूल किट जो इसको बोलते हैं, सेफ्टी टूल किट, वो वर्कर्स की, और एजुकेशन, उनके राइट्स, ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं जानने को एज अ वर्कर। तो अब जान लेते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में किस तरह का कोल पाया जाता है, कितने तरीके की, कहाँ पर हमारी कोल फील्ड्स हैं, माइनिंग है, वो जान लेते हैं एक बार। देखिए, इंडिया में दो तरीके का कोल पाया जाता है। एक तो है गोंडवाना कोल फील्ड और एक टर्शरी कोल फील्ड। ये गोल्ड मोस्टली जो हम कोल निकालते हैं गोंडवाना कोल फील्ड से निकालते हैं। लगभग 98% जो है ये जो कोल, जो इंडिया का जो टोटल सम ऑफ कोल है, वो कोल है, उसमें 98% गोंडवाना कोल फील्ड से निकालते हैं। खासियत क्या हो जाती है? एक तो ये जो है मॉइस्चर फ्री हो जाता है एंड इसमें भारी मात्रा में फॉस्फोरस और सल्फर की मात्रा होती है। पर टर्सरी में क्या होता है? इसमें जो कोल की या कार्बन की जो मात्रा होती है कम होती है, लेकिन ये भी मॉइस्चर फ्री होता है। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको आसाम में मिल जाएगा, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल, कुछ जम्मू कश्मीर, कुछ हिस्सा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अब कुछ जान लेते हैं जो कोल माइंस हैं इंडिया में, कुछ इंपॉर्टेंट कोल माइंस। सबसे पहले झारखंड, जो गढ़ माना जाता है झारखंड, तो वहाँ पर कौन कौन सी मिलेगी आपको? धनबाद में आपको जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोल माइन इंडिया की जो है वो आपको मिल जाएगी वहाँ पर। मोस्टली यहाँ पर मिलेगा आपको कुकिंग
कुकिंग कोल आपको ज़्यादातर जिसको बोलते हैं मेटलर्जिकल कोल, वो आपको भारी मात्रा में मिलेगा। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर जो है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको कौन सा मिलेगा? एक तो मिलेगा दार्जिलिंग और रानीगंज और डालिनकोट ये आपको जो है गोंडवाना कोलफील्ड, ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा और बिश्रामपुर झिलमिल, ये आपको जो है छत्तीसगढ़ के अंदर मिलेगा। उड़ीसा के अंदर टलचर ये दूसरे नंबर का कोल फील्ड है आफ्टर रानीगंज। ये इस तरीके का कोल जो यहाँ पर जो टलचर ये उड़ीसा में है, ये देखिए मोस्टली सूटेबल है गैस प्रोडक्शन और थर्मल पावर प्लांट के लिए जो है वो जाना जाता है। आपको पता होगा कि कोल भी कई सारे तरीके की होती है, तो उसमें सबसे बेस्ट कौन सा होता है और सबसे लोवेस्ट कौन सा होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइट सबसे हाईएस्ट रैंक का कोल होता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में कोल पाया जाता है और वोलेटाइल मटेरियल, जैसे कि वोलेटाइल होता है जो वोलेटाइल मटेरियल होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आता है बिटुमिनस, उसके बाद है लिग्नाइट। तो ये तीन तरीके के जो मोस्टली, एक आता है सब बिटुमिनस, ये एंथ्रासाइट के बाद आता है सब बिटुमिनस। तो ये लगभग चार तरीके के कोल जो होते हैं वो पूरे विश्व में पाए जाते हैं और सबसे बेस्ट जो एंथ्रासाइट। और इंडिया में कौन सा मिलेगा? झारखंड में आपको सबसे ज़्यादा कोल जो है बेस्ट क्वालिटी का कोल जो है वो झारखंड में मिलेगा। जो ये एंथ्रासाइट है मोस्टली आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर में आपको रेयरेस्ट क्वांटिटी में आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और इंडिया में कौन सा मिलता है? इंडिया में मोस्टली बिटुमिनस आपको देखने को मिलेगा। बिटुमिनस काइंड ऑफ कोल आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। और आपको पता ही होगा कोल मोस्टली हम किस तरीके से यूज़ करते हैं? बिजली बनाने में जो है हम कोल का जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये बिटुमिनस कहाँ मिल जाएगा? झारखंड में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो सेंट्रल जो इंडिया है यहाँ पर ज़्यादातर आपको ये जो बिटुमिनस काइंड ऑफ कोल है आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ एक बार कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लार्जेस्ट कोल माइन इंडिया की कहाँ पर है? लार्जेस्ट कोल माइन आपको कहाँ पर मिलेगी? झारिया, वो अब मिलेगी झारिया में। और ओल्डेस्ट कोल फील्ड मिलेगी आपको रानीगंज में, ओल्डेस्ट कोल फील्ड। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो झारखंड बन जाता है। और इंडिया का पोजीशन कौन सा है कोल में? वो है सेकंड नंबर पे हम कोल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू कोल, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पर। Who was awarded the National यूनाइटेड नेशन प्रेस फ्रीडम अवार्ड? इन तीनों को दिया गया है। ये ईरान से आती हैं। एंड नीलिफर हमीदी, इला है हमीदी और नरगिस मोहम्मदी। तो यूनेस्को द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये अभी हाल फिलहाल में आपको सितंबर में आपने न्यूज़ में ये था कि एक लड़की का नाम माशा अमीनी, उसको जो है उसकी हत्या कर दी गई। उसका कारण ये था कि उसने बुर्खा जो है, जो हिजाब जो बोलते हैं, वो एक लूजली पहना हुआ था, जिसकी वजह से ईरान में जो है हमको प्रदर्शन देखने को मिले औरतों के द्वारा। तो उसकी पहली बार जो ये इंसिडेंट था, ये ब्रोकआउट किया। ये लाइमलाइट में कौन लाई? ये नीलिफर हमीदी, ये जो है ये लाइमलाइट में लाई। उसके बाद इस पर लिखने वाली इला है मोहम्मदी, इन्होंने उसके बारे में लिखा, अपने जो है ईरान में जो लड़कियां हैं उन तक पहुंचाया। ईरान में ये जो है इस आग की तरह फैल गई उसके बाद। और ये जो तीसरी है नरगिस मोहम्मदी, ये जो है ये एक्टिविस्ट हैं और जो है जो वुमेन्स राइट हैं उसके बारे में काफ़ी जो है ये एक्टिव रहती हैं ईरान में। तो ये अभी फ़िलहाल जेल में है। इनको ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इनको ये सम्मान यूनेस्को द्वारा दिया गया। और इसका नाम हो जाता है
गुलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, इसकी स्थापना 1997 में की थी। ये गुलिर्मो कैनो कौन थे? ये जो कोलंबिया जो है, कोलंबिया के एक न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट थे। तो उनकी जो है एसिनेशन हो गया था, मतलब कि उनकी हत्या हो गई थी। उनके एक न्यूज़पेपर एल स्पेक्टेटोर, शायद एल स्पेक्टेटोर एक नाम का जो है न्यूज़पेपर था, उसके मुख्यालय के सामने इनकी जो है गुलिर्मो कैनो की हत्या कर दी गई थी। तो उनके नाम पर ही ये जो है हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है रखा गया। ये उन लोगों को दिया जाता है जो साहसी काम करते हैं इन द फील्ड ऑफ प्रेस। Organization or institution that has made an outstanding contribution to press freedom, and especially when this has been achieved in the face of danger. तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। Who has won the title of World Snooker Championship 2013? तो ये इस लूका ब्रीसेल को इस बार इन्होंने लूका ब्रीसेल ने ये टाइटल 2023 का वर्ल्ड स्नूकर का जीता है। किसको हराकर? मार्क सेल्बे को हराकर। ये जो हैं बेल्जियम के एक स्नूकर प्लेयर हैं, और आपको पता ही होगा कि ये रोनी ओ सुलेवन ये भी इसमें जो है भाग ले रहे थे। ये 7 बार के वर्ल्ड चैम्पियन हैं, याद रखिएगा 7 बार के वर्ल्ड चैम्पियन हैं। और ये इन्होंने ही, लूका ब्रीसेल ने ही इनको रोनी ओ सुलिवन को हराया था। तो इसी के साथ जान लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हमने पहले जो वीडियोस में हमने जो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। नेपाल जो है, देखिए अभी नेपाल जो है एशिया कप में पार्ट लेगा। उन्होंने जीता है ACC मेंस प्रीमियर कप। तो वो जो है अब जो आने वाला एशिया कप है क्रिकेट का, उसमें वो भाग लेगा। और एक साउथ अफ्रीका की, जो आपने सुना होगा, साउथ अफ्रीकन जो बॉलर है वुमेन्स की, जिसका नाम है शाबिनीम इस्माइली, वो जो है उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और वो अब तक की, जैसे आप सुने, आपने देखा हो कि शोएब अख्तर जो है हाईएस्ट जो फास्टेस्ट बॉल जो है उनकी है 160 के लगभग, 161 के लगभग। तो फीमेल में जो वुमेन में इनकी जो है 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इन्होंने जो है फास्टेस्ट बॉल जो है इन्होंने फेंकी हुई है। उसके बाद आते हैं थर्ड पर, जो हमने पढ़ा था वो है ओडिशा जो है, अब जो है ओडिशा की गवर्नमेंट जो है वो 2033 तक वुमेन एंड मेन हॉकी का स्पॉन्सरशिप उन्होंने ले लिया है। और स्वास्तिक राज एंड चिराग शेट्टी जो है उन्होंने अभी 52 साल बाद जो है मेंस डबल मेडल गोल्ड मेडल जीता इन बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप। और सर्गियो पेरिस इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। और जैडिन पैरियट इन्होंने, ये भारत के पहले भारतीय बने जिन्होंने पोडियम पे फिनिश किया इन ब्रिटिश F4। और ओडिशा FC ने क्या जीता? ओडिशा FC ने हीरो सुपर कप जीता। और शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम में जो स्टैंड है वो सचिन के नाम पर रखा गया। और फीफा में अभी हमने पहली वीडियोस में पढ़ा था कि फीफा में जो है अर्जेंटीना ने इंडोनेशिया को रिप्लेस किया इन अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है अब कहाँ होगा? अब होगा अर्जेंटीना में। गैरी बैलेंस जो कि क्रिकेट से रिलेटेड थे, उन्होंने अपनी संन्यास की घोषणा की। और ओडिशा का भुवनेश्वर ही जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 में जो होगा फुटबॉल का, वो भी होस्ट करेगा। और हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया। और कगिसो रबाडा वो फास्टेस्ट प्लेयर बने जो कि IPL में 100 विकेट लेने वाले। तो ये कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आई होप आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ रिलीज द रिपोर्ट टाइटल ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड? देखिए जो जेंडर गैप है इस पर रिपोर्ट आती रहती है। जेंडर गैप जो मेल और फीमेल के जो बीच का गैप है
वो जो गैप है उसको हम भरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नई नई फील्ड जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है वो जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए एक रिपोर्ट आई यूनिसेफ द्वारा, जिसमें बताया गया कि जो डिजिटल जो एरिना है, डिजिटल जो एरिया है, जो डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल गैप, जो नॉर्मल जो है उसके मैन एंड वुमेन का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है डिजिटल वर्ल्ड में। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या रिपोर्ट आई और क्या क्या इसमें जो है खुलासे हुए या क्या क्या जो है वो पॉइंट्स थे। इसमें कहा गया कि जो 10 में से 9 जो महिला हैं कहाँ पर लो इनकम कंट्रीज़ की, जो लो इनकम कंट्रीज़ में जो एडोसेंट मतलब कि जो या टीनेज जो महिला हैं, जो लड़कियां हैं, उनके पास इंटरनेट नहीं है। ये अचंभे की बात है कि 10 में से 9 जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनके पास इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है। क्या कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पर अभी तक जो है मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की जो रीच है वो काफ़ी दूर है, वहाँ तक मोबाइल फ़ोन इंटरनेट अभी तक नहीं पहुँचा है। जैसे हम बोलते हैं कि सेक्स रेशो, ऐसे ही जो है डिजिटल रेशो ये जो बनाया गया उसमें एवरी 100 मेल के 65 फीमेल के पास जो है वो डिजिटल स्किल है। मतलब कि अगर 100 मेल के पास डिजिटल स्किल है, उस कंपैरिजन में 65 जो फीमेल है उनके पास ही डिजिटल स्किल है तक विषय है। और एक और डिस्पैरिटी जो है वो खड़ी हो गई है, तो इसको जो है हमको मजबूती से जो है आगे आना पड़ेगा और इस जो ये गैप है उसको जो है धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा अफ्रीकन कंट्रीज़ में, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर जो है ये गैप बहुत ज़्यादा है। तो एक बार यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जान लेते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड। ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म हो जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क यूएसए में। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी कौन है? कैथरीन एम रसल, ये जो है यहाँ की जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आशुतोष दीक्षित। ये इन्होंने अभी ये बनाए गए हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। जिस तरीके से हमको एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन की काफ़ी सख्त ज़रूरत है, तो उस को मजबूत करने के लिए जो है ये एक कदम उठाया गया है, न्यू वाइस चीफ की नियुक्ति जो है की गई है। और ये किसकी जगह लेंगे? ये जगह लेंगे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह की जो है जगह लेंगे। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि एयर मार्शल एस बालकृष्ण को जो है एयर कमांडिंग चीफ कहाँ का बनाया गया था? ये बनाया गया था अंडमान एंड अंडमान एंड निकोबार रीजन का। और एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ये जो है अभी साउथ वेस्ट कमांड के जो हैं ये चीफ बनाए गए थे। हमारे देश में कितनी कमांड जो है एयरफोर्स की हैं वो एक बार जान लेते हैं। कुल 7 कमांड हमारे देश में एयरफोर्स की होती हैं, जो कि आपको मिलेगी न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में जो है वेस्ट एयर कमांड आपको मिलेगी। फिर आप चले जाइए प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड आपको मिलेगी। फिर शिलोंग में आपको ईस्टर्न एयर कमांड मिलेगी शिलोंग में। और फिर गांधीनगर में आपको साउथ वेस्टर्न एयर कमांड मिलेगी। तिरुवनंतपुरम में आपको साउथ जो है एयर कमांड मिलेगी। बेंगलुरु में आपको जो ट्रेनिंग कमांड आपको बेंगलुरु में मिलेगी। और नागपुर में आपको मेंटेनेंस कमांड मिलेगी। तो एक 7 कमांड जो है पूरी ओवरऑल जो है इंडियन एयरफोर्स में जो आपको मिल जाएगी। और हर कमांड को हेड करने वाला ऑफिसर कौन सा होता है? वो होता है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जो उसको हेड करता है। और वो मार्शल रैंक का होता है, मार्शल्स रैंक से नीचे का नहीं, केवल मार्शल रैंक का वो जो है ऑफिसर होते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट पर।
हु वॉज ऑनर्ड विद टाइटल ऑफ मैन ऑफ द सेंचुरी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ सोशलिस्ट लीडर। तो अभी सोशलिस्ट शताब्दी पुरुष ये दिया गया है 97 साल के पंडित रामकृष्ण। ये जो हैं इन्होंने इनका एक्टिव काफ़ी बढ़ चढ़कर इनकी हिस्सेदारी है, जो कि सोशलिस्ट मूवमेंट जो है चला था 1977 में आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। किसने चलाया था? जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी ने जो सोशलिस्ट मूवमेंट चलाया था 1977 में, उसके ये एक एक्टिव जो है पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। और ये 1977 में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और 4 बार के जो है ये विधायक भी हैं। कहाँ से? राजस्थान से। तो उनको ये इन द फील्ड ऑफ सोशलिस्ट ये पुरस्कार दिया गया है, मैन ऑफ द सेंचुरी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज सोशलिस्ट लीडर। अब एक बार पढ़ लेते हैं कि सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट वर्ड आया, सोशलिज्म क्या होता है। एक बार पढ़ लेते हैं कि सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिज्म जिसको बोलते हैं समाजवाद। ये समाजवाद होता क्या है? समाजवाद देखिए, समानता स्थापित करना, समाज में समानता स्थापित करना जो है, इक्वलिटी स्थापित करना, वो होता है समाजवाद या सोशलिज्म। एक व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, इसमें कोई डिफरेंस ना हो, ये दोनों व्यक्ति समान हो, इन दोनों में कोई भेदभाव ना हो, किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए और सब किसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता मिले। तो ये जो सिंपल डेफिनेशन है समाजवाद की, जिसको बोलते हैं सोशलिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कम्पीट इन FIM जूनियर GP? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉफ्री इमैनुअल। इन्होंने अभी ये चेन्नई से आते हैं। इनके जो पिताजी हैं वो है इमैनुअल जैबरेज इनके पिताजी हैं, जो कि 7 बार के नेशनल चैंपियन हैं। तो उनके सुपुत्र हैं। इन्होंने अभी भाग लिया, ये पहले इंडियन बने टू कम्पीट इन FIM जूनियर GP में इन्होंने भाग लिया। हमने पढ़ा था जैडन पेरियट, ये जो हैं पहले भारतीय बने ब्रिटिश F4 में पोडियम पर फिनिश करने वाले। कुछ हेडलाइंस है। इंडिया अमंग द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर एक्टिविज्म। अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर की। तो उन्होंने कहा कि इंडिया और जो ब्राज़ील है वो कुछ डेंजरस प्लेसेस है फॉर ह्यूमन राइट एंड लेबर एक्टिविस्ट के लिए, जो कि लोग ह्यूमन राइट्स और लेबर एक्टिविस्ट के बारे में जो आवाज़ उठाते हैं उनके लिए एक डेंजरस प्लेस जो है इन्होंने इस रिपोर्ट में जो है घोषित कर दिया गया। कहते हैं राजनाथ सिंह लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्पेशल हब फॉर मालदीव्स। जैसे आपको पता होगा कि जो राजनाथ सिंह जी हैं हमारा डिफेंस मिनिस्टर, वो मालदीव्स के दौरे पर हैं। तो उन्होंने जो है एक फाउंडेशन स्टोन रखा हार्बर का फॉर द कोस्ट गार्ड। वहाँ के कोस्ट गार्ड के लिए एक हार्बर जो है उनके लिए, वहाँ के लिए एक जो है निर्माण के लिए एक फाउंडेशन स्टोन जो है उन्होंने वहाँ पर रखा। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि INS सतपुड़ा और INS दिल्ली जो है वो कहाँ पर भाग लिया। पहली जो इंडिया एशियन कंट्रीज़ के बीच मैरिटाइम जो होंगी, मैरिटाइम जो एक्सरसाइज होगी, उन्होंने वहाँ पर भाग लिया। उसी के साथ चलते हैं लोगो मैस्कोट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टू बी लॉन्च्ड। अभी हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने ये जो है लोगो जर्सी मैस्कोट एंड एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कहाँ पर लॉन्च किया, ये इंदिरा गांधी प्रशिक्षण इन गोमती नगर लखनऊ में जो है ये लॉन्च किया। और ये जो खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है 5 मई से जो है स्टार्ट होंगे। आई होप आपको ये वीडियो सेशन और ये आज का करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे और आपको कुछ नया जो है सीखने को मिला होगा। इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।